Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 5 of the chapter 3, rest and motion, kinematics of class 11. In this part, I am going to solve the problems of this chapter starting from question number 22 to question number 26 of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma. Starting from question number 22, a car traveling at a speed 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. दो कार है जिसमें फर्स्ट कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और वह दूसरे कार को ओवरटेक करना चाहता है जिसका स्पीड है सेकेंड कार का 42 किलोमीटर पर आवर, और ईच कार का जो लेंथ है वह 5 मीटर है। तो टोटल टाइम ड्यूरिंग ओवरटेक निकालना है। फर्स्ट कार जिस 60 किलोमीटर पर स्पीड से पर किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका वह ओवरटेक करेगी दूसरे कार को 40 जिसका स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। तो ओवरटेक में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, और टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड बाई फॉर द ओवरटेक फॉर द फर्स्ट कार। तो दो चीज़ निकालना है, टाइम कितना लगेगा ओवरटेक करने में और फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा कार ए के द्वारा फर्स्ट कार के द्वारा सेकेंड कार जिसका स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है उसको ओवरटेक करने में। दो चीज़ निकालना है, तो टाइम ऑफ ओवरटेक and total road distance covered by the first car to overtake the second car. So now it is given v1 is the speed of the first car which is 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में चेंज कर सकते हैं 60/5/18 मीटर पर सेकेंड, और इसको ये कैंसिल करते हैं 18 है 16 है 60 है 6 से 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज 12 हो जाएगा है। 6 से 6 कॉमन फैक्टर लेकर के 6 इंटू 3 18 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऊपर में 12 हो जाएगा दैट इज 12 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 60, तो दैट इज 50/3 दैट इज मीटर पर सेकेंड दैट इज 16.6 meter per second. This is the speed of the first car in SI unit. Now speed of the second car is also given, and the speed of the second car is 42 kilometer per hour, that is 42 multiplied by, again we can write it as 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया 42 किलोमीटर पर आवर को, और ये फिर 6 से 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 42 6 multiplied by 7 42, so 7 now 7 multiplied by 5 35/3 meter per second, that is 11.6 meter per second. Now we have to calculate the time taken for the overtake. तो अब कार ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कार सेकेंड कार को, फर्स्ट कार को कितना, जिसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है वह सेकेंड कार जिसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर उसको ओवरटेक करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करने पड़ेगा ओवरटेक के लिए, तो डिस्टेंस तो ही होगा 5 मीटर लेंथ है उसका फर्स्ट कार का, और 5 मीटर फिर उसका है, तो ओवरटेक करेगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर दैट इज 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द फर्स्ट कार total distance covered by the first car. Now total distance covered by the first car to overtake the second car. To overtake the second car is distance is how much distance? That distance is 5 meter plus 5 meter 5 meter plus 5 meter, that is 10 meter.
चूँकि 5 मीटर कार इच कार का लेंथ है, तो सेकेंड कार को ओवरटेक करेगा तो 5 मीटर लेंथ को पार करना पड़ेगा, और अपना भी लेंथ उसका है 5 मीटर पीछे से आया, तो अपना भी लेंथ 5 मीटर है, तो टोटल लेंथ हो गया 10 मीटर इतना। और इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, तो टाइम टेकन बाई द, और इसका रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेंगे। उसके लिए टाइम के लिए v1 माइनस v2 रिलेटिव स्पीड, क्योंकि फर्स्ट कार को सेकेंड कार को करना है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कार कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार with respect to the second car, with respect to the second car is v1 माइनस v2 स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार माइनस स्पीड ऑफ द सेकेंड कार, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का, दोनों कार के वेलोसिटीज का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज 16.6 मीटर पर सेकेंड माइनस 11.6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना कवर किया करना पड़ा फर्स्ट कार को सेकेंड कार को ओवरटेक करने में, तो 5 मीटर इच कार का लेंथ 5 मीटर है, तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर सेकेंड कार का भी लेंथ है, उसको उस लेंथ को पार करना होगा, कवर करना होगा, ओवरकम करना होगा। तो नाउ रिलेटिव वेलोसिटी तो हमको हो गया फर्स्ट कार का सेकेंड कार के रिस्पेक्ट में, है ना, v1 माइनस v2, दैट इज वी कैन राइट इट एज ऑल्सो v12। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रिस्पेक्ट टू कार 2 को हम लिख सकते हैं v12, दैट इज v1 माइनस v2, 16.6 मीटर पर सेकेंड माइनस 11.6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम टेकन बाई द फर्स्ट कार टू ओवरटेक द सेकेंड कार इज रिलेटिव v12 अपॉन टाइम v12, ये टाइम इजकल टू वेलोसिटी, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इज ओवरटेक डिस्टेंस विच इज 10 मीटर, 5 मीटर प्लस 5 मीटर ओवरटेक डिस्टेंस है, और स्पीड दिया हुआ है ये। नाउ टाइम फॉर द ओवरटेक इज time for the overtake t equals to total distance covered by the first car to overtake the second car is 5 meter plus 5 meter, that is 10 meter. So time is equal to distance upon relative velocity of first car with respect to second, फर्स्ट कार का सेकेंड कार के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी v12 है। ये डिस्टेंस हो गया 10, ये डिस्टेंस हो गया 5 प्लस 5, दैट इज d अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, d इज 10 मीटर, और एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज, दोनों का वेलोसिटी v1 माइनस v2, 16.6 मीटर पर सेकेंड माइनस 11.6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, दैट इज 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि कार ए को, कार बी, फर्स्ट कार को सेकेंड कार को, फर्स्ट कार द्वारा सेकेंड कार को ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा वह टाइम 2 सेकेंड है। अब 2 सेकेंड में फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो उसके द्वारा टोटल जो रोड डिस्टेंस है वह मालूम हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हमको टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार विच इज मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार जिसका स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है, फर्स्ट कार हैविंग अ स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट कार इन, और ओवरटेक करने में सेकेंड कार को ओवरटेक करने में उसको 2 सेकेंड लगा है, तो इन टाइम 2 सेकेंड इज स्पीड यूनिफॉर्म है, तो कार का स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा उसका। तो अब डिस्टेंस कवर इज एस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगा, वो उस टर्म को इग्नोर करेंगे हम।
तो केवल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी दैट इज v1 नॉट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ओवरटेक करने के समय हमने उसको कंसीडर किया है। और यहाँ कितना डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट कार, तो उसमें फर्स्ट कार का केवल स्पीड लिया जाएगा, दैट इज v1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, एंड v1 इज 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 16.6 मीटर पर सेकेंड, multiplied by 2 second, multiplied by 2 second, yes, time is 2 second, acceleration is 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 16.6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, दैट इज 16.6 इंटू 2, दैट इज 33.2 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया एस, कवर्ड बाय द फर्स्ट कार मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, and it is overtaking the second car with the speed, the second car which is moving with the speed 42 kilometer per hour. Now total road distance will be equal to distance covered by the first car and also its own length. उसका अपना भी लेंथ उसमें काउंट होगा, इसलिए टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 2 सेकेंड में कार फर्स्ट कार डिस्टेंस कवर किया 33.2 मीटर, लेकिन उसका अपना भी लेंथ है, ऑन लेंथ भी है कार का एक का, जो कि 5 मीटर है। इस कार का लेंथ 5 मीटर है, तो 33.2 मीटर प्लस 5 मीटर और उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड बाई द फर्स्ट कार इज विल बी 33.2 मीटर प्लस 5 मीटर इट्स ऑन लेंथ, देयरफॉर टोटल रोड डिस्टेंस therefore total road distance covered by the first car equals to distance covered by first car in 2 seconds plus 33.2 meter plus its own length is 5 meter, that is 33.2 plus 5, that is 38.2 meter. This is the answer of the problem, second part of the answer of the second part of the problem, which was calculate the total road distance covered by the car A, that is 38.2 meter answer. Now question number 23, which is a ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. Find A, the maximum height, in B, the time to reach the maximum height, and C, the speed at half the maximum height. Take G is equal to 10 meter per second square. एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक उधर दिशा में, एकदम वन डायमेंशनल मोशन, सरल देखिए गति में ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकेंड से। तो स्पीड दिया है इनिशियल स्पीड यू इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, वर्टिकल अपवर्ड मोशन है, सो इट इज़ द केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, द सिंबल ऑफ इनिशियल स्पीड इज यू, 50 मीटर पर सेकेंड। गेंद की जो प्रारंभिक चाल है वो 50 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की ओर उधर दिशा में। और ये मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करना है, फर्स्ट मैक्सिमम हाइट h, तो मैक्सिमम हाइट h निकालना है, कैपिटल H मैक्सिमम हाइट को, सिंबल को मैक्सिमम हाइट h ऑब्टेन करना है। तो इक्वेशन यूज करते हैं इसमें, और मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा वह 0 हो जाएगा। एट द मैक्सिमम हाइट स्पीड इज 0, एट द मैक्सिमम हाइट स्पीड ऑफ द बॉल इज 0, फाइनल स्पीड इज 0, v इज इक्वल टू 0। अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया जाए तो g जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो g निगेटिव हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वी हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। जी हमेशा डाउनवर्ड है, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स प्लस वाई डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, देन
acceleration due to gravity always acts in vertical downward direction. So acceleration due to gravity is in that situation acceleration due to gravity is taken as negative, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है, एक्ट करता है, और ऊपर की ओर का जो वर्टिकल डायरेक्शन उदक दिशा में ऊपर की ओर गति को हम वर्टिकल डायरेक्शन को ही हम उधर दूरी जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर, उसको हम धनात्मक मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमेशा चूँकि वर्क करता है, एक्ट करता है डाउनवर्ड, सो जी निगेटिव हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर -2g और h मैक्सिमम हाइट, एंड एट मैक्सिमम हाइट द मैक्सिमम हाइट v इज टू 0। फाइनल स्पीड मैक्सिमम हाइट पर कभी किसी भी वेलोसिटी के लिए, चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा एट द मैक्सिमम हाइट। तो v इज टू 0 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर -2gh मैक्सिमम हाइट पर, जहाँ हमने मैक्सिमम हाइट पर बॉल का स्पीड को 0 लिया है। और वी हैव 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर, साइड चेंज कर देते हैं तो -2gh LHS में आकर +2gh हो जाएगा। देयरफॉर h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड u इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू 10, दैट इज 50 into 50 that is 2500, 50 into 50 upon 2 into 10 into 2 20, एक जीरो कैंसिल हो गया, 2500 का एक जीरो लास्ट वाला कैंसिल हो गया 20 से, 250/2 that is simply 125। now 250/2 125 मीटर, it is 125 मीटर। तो ये तो आ गया 125 मीटर मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल अचीव्ड इज 125 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा बॉल वह 125 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में बी पार्ट में द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट टी निकालना है, जहाँ मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 होगा। तो सेकेंड इक्वेशन, एक और इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसमें, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। लेट टी बी द टाइम, दैट टाइम इज टी एट विच द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो लेट टी बी दैट टाइम इन विच द बॉल अटेंस द मैक्सिमम हाइट। टी वह टाइम है जब जितने समय में बॉल नीचे से उसको ऊपर की ओर ऊपर की ओर थ्रो करने के बाद वह मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो दैट टाइम इज टी एट मैक्सिमम हाइट यूजिंग द इक्वेशन, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। चूँकि जी यहाँ ये निगेटिव होगा इसलिए कि अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन चूज किया है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज निगेटिव and velocity is taken as positive because ball is throwing in upward direction, vertical upward direction, and upward direction is taken as positive. Now at the maximum height में पहुंचने में कितना बॉल को टाइम लगेगा, तो वह टाइम t है। तो v at the maximum height v is equal to 0 और we can write it 0 is equal to u minus gt और gt equals to u, साइड चेंज कर लेंगे, gt is equal to u, therefore t is equal to g by u, t equals to, therefore time taken by the ball to reach the maximum height is u upon g and u is 50 and g is 10 meter per second square, प्रॉब्लम में दिया है, that is 5 second. 5 second is the time taken by the ball to reach the maximum height. Now in part इस मैक्सिमम हाइट का आंसर आया था 125 मीटर h, 50 स्क्वायर अपॉन 20, 2 into 10 that is 20, 2500 that was 2500 upon 20 that is 125 मीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर था 125 मीटर, 125 मीटर। Now I am going to solve its part C, which is the speed at half the maximum height. Maximum height जो है वह है 125 मीटर।
तो उसके हाफ डिस्टेंस पर मैक्सिमम हाइट जो अटेंड हुआ 125 मीटर, तो उसके हाफ डिस्टेंस पर कितना स्पीड होगा ये कैलकुलेट करना है। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। मैक्सिमम हाइट का हाफ जो होगा h/2 हो जाएगा, h=h/2। आई एम गोइंग टू सॉल्व द पार्ट सी। नाउ द हाइट इज स्मॉल h इक्वल टू मैक्सिमम h/2, दैट इज मैक्सिमम हाइट का जो भी मैक्सिमम हाइट है उसका हाफ हो गया, दैट इज 125/2, दैट इज 62.5 to 62.5 this 62.5 meter, 122/5, 62.5 meter. A small h is the height at the half to the maximum height, a small h is the height, h/2 maximum height का हाफ हो गया। मैक्सिमम हाइट अटेंड किया था पार्ट ए में, हमने ऑब्टेन किया था 125 मीटर। नाउ स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। नाउ यूजिंग अनदर इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, g निगेटिव होगा -2gh, एंड u इज 50 स्क्वायर -2g is 10 meter and h 62.5 meter. Equals to 2500 minus 10 into 2 20, आई मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 का 10 जो है इसके एक डिसमल से कैंसिल हो जाएगा, तो 62.5, तो ये डिसमल इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल लेफ्ट विथ 625 into 2, दैट इज 1250, दैट इज 2250 minus 1250, दैट इज अगेन 1250, ये मीटर पर सेकेंड होगा। v स्क्वायर इक्वल टू, देयरफॉर v इक्वल टू √1250, और √1250 इधर से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर को हटाया है, तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1250 का स्क्वायर रूट नियरली 35 मीटर पर सेकेंड, 10। So well, speed of the ball at half the maximum height, that is a small h is equal to maximum height upon 2, is 35 meter per second. v is equal to √1250, 2500 minus 2500, और उसमें से 1250 को माइनस हो गया, दैट इज 1250, v स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू √1250, दैट इज नियरली 35 मीटर पर सेकेंड। Now question number 24, which is a ball is dropped from a balloon going up with a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball taken to reaching the ground? एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है बैलून से, जो कि बैलून के साथ पहले बॉल ऊपर जा रहा था, और जब और स्पीड था उसका 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब बैलून ज़मीन से 60 मीटर हाइट पर जब पहुंचता है, तो वहाँ से बॉल को रिलीज कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है बैलून से। तो उस बॉल को ज़मीन तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो इसमें इनिशियली द बॉल इज गोइंग अप विथ स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, बॉल ऊपर जा रहा है, इनिशियल स्पीड तो यू होगा, और यू को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में जी भी पॉजिटिव होगा, चूँकि जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जिस हाइट से ड्रॉप किए हैं हाइट भी डाउनवर्ड ही है, ऊपर से 60 मीटर हाइट से ड्रॉप किए हैं,
ड्रॉप किया जा रहा है बॉल को। जब बैलून 60 मीटर हाइट पर पहुंच जाता है तो वहाँ से बैलून से बॉल को ड्रॉप किया जाता है। तो बॉल का हाइट भी 60 मीटर है, तो वो भी डाउनवर्ड अगर मोशन है तो उस सिचुएशन में जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाएगा तो हाइट और स्मॉल जी दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इनिशियली बॉल वाज गोइंग अप विथ अ स्पीड विद द बैलून विथ अ स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। तो उस सिचुएशन में बॉल या बैलून को की स्पीड को निगेटिव सपोज करना होगा जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज करते हैं तब। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए तो यू जो है पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में यू पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में जी स्मॉल जी और एच दोनों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 60 मीटर हाइट पर जब बैलून है तब, और जी हमेशा डाउनवर्ड रेट करता है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाएगा तो उस सिचुएशन में यू तो पॉजिटिव हो जाएगा इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, लेकिन जी और एच दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो चीज़ जो हाइट है, जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों को पॉजिटिव मानते हैं, सपोज करते हैं। तो उस सिचुएशन में डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव सपोज किया जा रहा है तो अपवर्ड मोशन को निगेटिव होगा। तो केवल बॉल का स्पीड जो है उस सिचुएशन में यू इक्वल टू निगेटिव होगा और बाकी एच और जी दोनों पॉजिटिव हो जाएगा अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाता है तब। तो मैं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को इस प्रॉब्लम में पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो यू जो है इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो बॉल का स्पीड जो है बैलून के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो स्पीड केवल निगेटिव होगा, जो कि इससे माइनस इसमें साइन सपोज करना होगा। 7 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, लेकिन माइनस साइन, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। तो उस सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो निगेटिव होगा। तो यू स्पीड ऑफ द बॉल इज निगेटिव बिकॉज द बॉल इज गोइंग अप विद द बैलून। एंड अब हाइट जो है, हाइट भी बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया, तो इसलिए 60 मीटर प्लस 60 होगा। और जी भी जो है यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड काम एक करता ही है। इसको जी को 10 + 10 यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस हो गया ये जी पॉजिटिव। और हमें टाइम मालूम करना है, कितना समय लगेगा बॉल को ज़मीन तक 60 मीटर हाइट से ड्रॉप करने के बाद। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एच इक्वल्स टू यू टी प्लस, अब चूँकि जी पॉजिटिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर सपोज करते हैं हम, तो यहाँ पर जी के लिए यहाँ पर यू टी एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तब इक्वेशन चेंज हो जाता है ये। और एच इज 60 मीटर, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है अंडर ग्रेविटी। तो एच इक्वल टू 60 है, यू इक्वल टू, केवल यू जो है अब निगेटिव लेना होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, और बॉल का मोशन बैलून के साथ जो है अपवर्ड है, -7 टी निकालना मालूम करना है, प्लस हाफ जी इक्वल्स टू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 × 5 हो गया 10, कैंसिल हो गया 10 2 से, दैट इज 5 टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और 5 टी स्क्वायर और 5 टी स्क्वायर -60 को भी साइड चेंज कर देते हैं एक ही साइड में, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, और t इक्वल टू x² + bx + c फॉर्म में है, t इक्वल टू -b, तो -b की जगह -7 है, -7 हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² दैट इज b इज कोफिशिएंट ऑफ t इज b, here b इज -7 स्क्वायर -4ac, 4 a की जगह t² का कोफिशिएंट है जो कि 5 है, और c जो है -60 है, c इज -60 अपॉन 2a, जो सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a, 2 × a इज 5 दैट इज 10। ये माइनस प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस रूट अंडर
से -7² 49 माइनस 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 प्लस यहाँ भी हो जाएगा, -60 है, माइनस आगे है, प्लस 60 × 5 300, 300 माइनस 300 × 4 दैट इज 1200, 1200/10। अब टी का वैल्यू या तो ये टी का वैल्यू हुआ, अब टी का वैल्यू या तो दो वैल्यू हो सकता है, 7 + √1249/10, नहीं तो 7 - √1249/10। लेकिन अब 7 - √1249 जिसका स्क्वायर रूट लगभग नियरली 35 आएगा। अब टी = हो गया 7 ± नियरली 35 मीटर पर सेकेंड। ये 1200 + 49 दैट इज 1249, तो उसका स्क्वायर रूट 35 हो गया अपॉन 10, इतना सेकेंड होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो टी का वैल्यू 7 + 35/10 या 7 - 35/10। लेकिन 7 - 35 करेंगे तो टाइम निगेटिव आ जाएगा, तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू कैन बी टेकन, केवल धनात्मक वैल्यू ही टी का जो है, केवल पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वैल्यू ही संभव है। तो टी का पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा यहाँ, टी का पॉजिटिव वैल्यू 7 + 35, प्लस केवल साइन हम लेंगे। देयरफॉर टी = टी टाइम है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, 7 + 35/10 दैट इज 42/10 सेकेंड, दैट इज 4.2 सेकेंड आंसर। Another value of t may be 7 - 35/10, which is negative, so it cannot be, negative value of time cannot be taken. So only possibility is t = 4.2 second, that is positive value of time. यह टाइम है, t is the time taken by the ball to reach the ground, time taken by the ball to reach the ground, बॉल को ज़मीन पर पहुंचने में, ग्राउंड पर पहुंचने में टाइम 4.2 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which is a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. A, find the maximum height reached by the stone. B, find the velocity 1 second before it reached the maximum height. And C, does the answer of part B change if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 50 meter per second. एक स्टोन को ऊपर फेंका जाता है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, 28 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। U = इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल 28 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर फिर से एक बार इसमें, इस प्रॉब्लम में मैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ऐड करता है तो वह निगेटिव होगा, बट U इज पॉजिटिव बिकॉज द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सो U इज +28 मीटर पर सेकेंड बिकॉज आई एम टेकन वर्टिकल positive y-axis as that is vertical upward direction as the positive direction. So downward direction is taken as negative. All things measured along, all quantity measured along vertical downward direction are supposed to be negative. जो भी चीज़ डिस्टेंस होगा अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वह निगेटिव सपोज करना होगा। अगर अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया जाए, तब ऊपर की ओर की दिशा को, डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाए तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा, वो जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेयर U = इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज 28 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम स्पीड तो G होगा यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो G यहाँ सपोज करते हैं G नॉट गिवन। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, but it is taken as negative because G always acts along the vertical downward direction. Find the maximum height reached by the stone. तो now maximum height reached by the stone, H max निकालना है। H maximum height को H कैपिटल H सिंबल से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो बॉल का होगा, स्टोन का होगा सॉरी, वो 0 होगा। मैक्सिमम हाइट उससे अधिक हाइट अटेंड नहीं कर सकता है, इसलिए स्पीड 0 हो गया वहाँ। नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन V²
h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, h इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो उस सिचुएशन में h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू यू स्क्वायर और g जो है निगेटिव होगा उस सिचुएशन में। तो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, दैट इज माइनस 2g। तो अब यहाँ पर केवल g को 9.8 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आ ही गया है, इक्वेशन में यूज कर दिया गया। नाउ v इक्वल टू 0 माइनस यू, इनिशियल स्पीड इज 28 मीटर स्क्वायर अपॉन माइनस 2g 9.8। नाउ uh, 28 multiplied by 28 square, 28 multiplied by 28, 8 multiplied by 64 or 6. So 4 6 6 12, I back 6 8 6 16 plus 6 22, 4 6 8 7 24, so 22 4 6 plus 2 8 784, 28 into 28 784। Now h is equal to minus 784 upon minus 2 into 9.8, that is minus 19.6. Minus minus cancel out. Now it is 7840 upon 196. This is the maximum height, 78. Now the value of h is 7840 upon 196. तो ये 40 times 196 multiplied by 4 is 784, that is 40 meter. Therefore the h is equal to maximum height attained by the stone is 40 meter. Answer. Now we have to obtain in part B, find the velocity 1 second before the maximum height. तो इसको इस पार्ट का आंसर ऑब्टेन करने के पहले मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम जो है स्टोन को लगेगा वो मालूम करना होगा, और उसमें से 1 सेकेंड पहले, तो उस टाइम में से 1 सेकेंड घटा लेंगे और उसके बाद डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना हाइट वह कवर करेगा। तो बी लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अनदर इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, and at the maximum height v is equal to 0 is equal to u minus gt और t is equal to u upon g, gt is equal to u हो जाएगा इसलिए t is equal to u upon g। इनिशियल स्पीड y स्मॉल g, नाउ u is equal to 28 meter per second, 28 meter per second and g is 9.8, that is 280 upon 98, that is 140 upon 140 कैंसिल होकर अपॉन 49, 140 upon 49, 140 upon 49। Now time taken by the stone to reach the maximum height is t is equal to 280 upon 98, that is 2 से कैंसिल हो गया 140 upon 49, 140 upon 49 और फिर कैंसिल हो जाएगा 27 into 2 14,
7 into 7, 49. 20 upon 7 second, that is we can write it as 7 into 2 14. डिवाइड करेंगे 20 से 20 में 7 से 2 7 इंटू 2 14 6 बचा 8 56 फिर 4 बचा 35 4 फिर 2 पॉइंट नियरली 2.8 सेकेंड. Time taken by the stone to reach the maximum height is 2.85 सेकेंड. 2.85 सेकेंड. अब 2.85 सेकेंड में 1 सेकेंड घटा लेंगे क्योंकि 1 सेकेंड बिफोर कितना स्पीड होगा बॉल का ये निकालना है. दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट. दिस इज द टाइम. सो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट. रीच द मैक्सिमम हाइट. स्टोन को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय कितना हुआ? नियरली 2.85 सेकेंड. टी इक्वल्स टू 2.85 सेकेंड. अब 1 सेकेंड बिफोर तो क्या होगा टाइम? न्यू टाइम टी डैश 1 सेकेंड बिफोर. 1 सेकेंड बिफोर कितना स्पीड होगा ये निकालना है. तो पहले 1 सेकेंड बिफोर का मतलब है टोटल टाइम मैक्सिमम हाइट तक स्टोन को पहुंचने में लगा कितना? 2.85 सेकेंड. उससे 1 सेकेंड माइनस कर लेंगे. 1 सेकेंड बिफोर मीन्स टी डैश न्यू टाइम जो है, न्यू टाइम जो है आपका टी डैश इक्वल टू टी माइनस 1 जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम है उससे 1 सेकेंड घटा लेंगे. दैट इज 2 पॉइंट माइनस कर लेंगे. 2.85 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड दैट इज 1.85 सेकेंड. अब 1.85 सेकेंड में कितना कितना मैक्सिमम कितना हाइट और अटेंड करेगा? फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट. तो 1 सेकेंड पहले का मतलब है 2.85 सेकेंड मैक्सिमम हाइट का में पहुंचने में लगा समय था. उसमें से 1 सेकेंड घटा लिए तो 1.85 सेकेंड में कितना स्पीड होगा बॉल का वो निकालना है. तो फिर भी के लिए जो फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी, उस फार्मूले का यूज करेंगे हम. जी टी डैश हो जाएगा यहाँ. तो नाउ अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन. नाउ v इक्वल टू v डैश स्पीड ऑफ द स्टोन 1 सेकेंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट इज v डैश इक्वल टू यू तो था u इज 28 मीटर पर सेकेंड. u माइनस जी टी डैश न्यू टाइम इज मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में जो टाइम लगा है 2.85 सेकेंड. उससे 1 सेकेंड माइनस करेंगे तो 1.85 सेकेंड. इस टाइम का यूज करना होगा. u इक्वल टू 28 माइनस जी 9.8 एंड टी डैश इज 1.85. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.85 में 9.8 से. तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद 28 से माइनस कर लेंगे. 185 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 98 दैट इज 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 9.8. 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40 0 रिमाइंडर 4. 8 मल्टीप्लाइड 64 प्लस 4 68. 8 रिमाइंडर 6 8 प्लस 6 14. 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45 रिमाइंडर 4. 9 इंटू 8 72 प्लस 4 76 6 आठ में 7 है. 9 रिमाइंडर 9 और 9 इंटू 1 9 प्लस 7 16 0 8 13 के 3 1 रिमाइंडर 6 प्लस 4 10 1 11 1 1 1 2 प्लस 6 8 1 1 8 1 3 0 दैट इज 3 प्लेस पर डिसमल होगा. दैट इज 18.130. ये हो गया 28 माइनस 18.130 दैट इज 28 माइनस 18.1 केवल लिखेंगे राउंड ऑफ करके. दैट इज अब इसे माइनस कर लें. 28 माइनस 18.1 10 माइनस 1 दैट इज 9 17 माइनस 8 9 that is 9.9 that is
9.9 meter per second. This is the speed of the ball before 1 second before reaching the maximum height. This is the speed of the ball 1 second before the maximum height the stone is achieved. ये maximum speed of the stone, maximum ये height attained by the stone 1 second before the maximum height. Height attained by the stone, therefore by the stone 1 second before reaching the maximum height. स्टोन को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 1 सेकेंड पहले, दैट इज 2.85 सेकेंड मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा समय था. 1 सेकेंड पहले माने 1.85 सेकेंड में जो फाइनल स्पीड अटेंड करेगा बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल before 1 second reaching the before 1 second the stone will reach the maximum height. स्पीड ऑफ द बॉल, जबकि 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड जो है 0 हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद स्पीड 0 हो जाएगा. तो ये मैक्सिमम हाइट एक तरह से ये मैक्सिमम वेलोसिटी ही है, इसलिए उसके बाद जो स्पीड होगा वो 0 हो जाएगा. तो किसी भी बॉल को फेंकेंगे ऊपर की ओर तो 1 सेकेंड पहले जो स्पीड होगा उसका मैक्सिमम स्पीड होगा. उसके बाद स्पीड किसी भी स्पीड के इनिशियल वेलोसिटी के लिए किसी भी बॉल का, किसी भी स्टोन का 0 हो जाएगा. स्पीड ऑफ द बॉल बिफोर 1 second before reaching the maximum height. 1 second before reaching the maximum height. That is v dash is equal to 9.8 meter per second. और सी पार्ट में है कि क्या आंसर बी पार्ट का आंसर चेंज करेगा यदि स्पीड यू जो है यू 28 मीटर पर सेकेंड से चेंज करे, उससे ज़्यादा हो. तो स्पीड अगर इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम हाइट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर किसी भी वेलोसिटी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी यू के लिए मैक्सिमम स्पीड जो होगा, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगा बॉल का, स्टोन का या बॉल का, वो 0 होगा. इसलिए कोई चेंज इसमें आंसर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया जाए, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर उसका जो स्पीड होगा वह 0 होगा. तो 1 सेकेंड के बाद जो है बॉल मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो हाँ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, चाहे वो जो भी स्पीड हो. इसलिए डज द आंसर चेंज? नो. आंसर नो. ये बात अलग है कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगा, लेकिन 1 सेकेंड के बाद जो है, 1 सेकेंड पहले का ये स्पीड है जो कि मैक्सिमम स्पीड होगा 9.9 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद जो है 1 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद स्पीड बॉल का 0 हो जाएगा. तो 1 सेकेंड पहले का जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड है. किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो 1 सेकेंड पहले का जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा. और चूँकि 1 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर बॉडी जो है बॉडी अटेंड कर लेगा, तब उसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा. तो इनिशियल स्पीड चाहे जो भी हो, लेकिन उसका मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 ही होगा. और स्पीड अगर इंक्रीज करेंगे 28 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो फाइनल थी, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगा वो किसी भी इनिशियल स्पीड के लिए 0 होगा. तो सी पार्ट का आंसर केवल आप लिख लें, नो. द आंसर ऑफ पार्ट बी will change? No, because for any initial velocity velocity at the maximum height is 0. No कारण देख सकते हैं, for any, because for any initial velocity, for any initial velocity, initial speed of the body, either it may be a ball or a stone, initial speed, or any initial speed of the body, किसी भी इनिशियल स्पीड से आप थ्रो करें इन बॉडी,
the velocity at the final height, maximum height is 0. Velocity of the body, its velocity will be 0, चाहे कोई स्पीड हो. इसलिए बी पार्ट के आंसर पर कोई चेंज नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं होगा. अगर इनिशियल स्पीड को चेंज किया जाए, यू से इंक्रीज़ किया जाए. हाँ, इनिशियल स्पीड यू इंक्रीज़ करेगा तो हाइट, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट जरूर इंक्रीज होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, चाहे वो कोई वेलोसिटी हो. Now the last problem of this part, that is part 5, which is problem number 26 of the book Concept of Physics, written by S.C. Verma. The problem is, a person sitting on the top of a building is dropping balls at the regular intervals of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. एक आदमी किसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है और वहाँ से वह एक सेकेंड के इंटरवल पर गेंद को गिरा रहा है. बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है और वहाँ से वह बॉल 1 सेकेंड के अंतराल पर, गैप पर बॉल को ड्रॉप कर रहा है. तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड. तो तीसरे बॉल का पोजीशन कहाँ होगा वो निकालना है, कितने हाइट पर होगा. फोर्थ बॉल का कितने हाइट पर होगा, एंड फिफ्थ बॉल कितना हाइट पर होगा, है ना, कितना हाइट पर होगा टॉप से, ये निकालना है, या कितना बिलो होगा टॉप से वो निकालना है. हाइट होगा ग्राउंड से उसका. तो यहाँ इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल जो होगा, हमेशा जब भी डाउनवर्ड मोशन का केस होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन का केस, तो इनिशियल स्पीड हमेशा 0 लिया जाएगा, क्योंकि इनिशियली द बॉल वाज इन रेस्ट और वहाँ से कोई पर्सन जो है, आदमी, उसको बिल्डिंग के टॉप पर से बैठ करके बॉल को ड्रॉप कर रहा है 1-1 सेकेंड के इंटरवल पर. तो इनिशियल स्पीड हमेशा डाउनवर्ड मोशन की इनिशियल स्पीड 0 में लेंगे, क्योंकि इनिशियली बॉल वाज इन रेस्ट. अब थर्ड पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल निकालना है, फोर्थ, फिफ्थ, जब सिक्स्थ को गिराया गया है. तो सिक्स्थ बॉल जब गिराया जा रहा है तो पांचवा बॉल का पोजीशन 1 सेकेंड पहले होगा. तो पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल क्या हो जाएगा, उसके 1 सेकेंड पहले, t=1 रखना होगा. फोर्थ बॉल का पोजीशन 2 सेकेंड पहले होगा, एंड थर्ड बॉल का पोजीशन जो होगा 3 सेकेंड पहले होगा. तो t=3, फोर्थ बॉल के लिए t=2 और फिफ्थ बॉल के लिए t=1 सेकेंड. मतलब 6 सेकेंड गिराया, सिक्स्थ बॉल गिराया जा रहा है तो उसके 1 सेकेंड पहले फिफ्थ बॉल गिराया गया होगा. तो पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल से ही हम स्टार्ट करते हैं. एंड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, H=ut + हाफ gt². डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जा रहा है, जिससे कि g पॉजिटिव हो जाएगा. तो पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल, पहले पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल इज पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल. तो फिफ्थ बॉल के लिए टाइम क्या होगा, सिक्स्थ बॉल अब ड्रॉप किया जा रहा है तो उसके 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड के इंटरवल पर बॉल पर्सन गिरा रहा है. तो जब छठा बॉल गिरा रहा होगा तो 1 सेकेंड पहले पांचवा गिराया होगा, 2 सेकेंड पहले चौथा गिराया होगा और 3 सेकेंड पहले थर्ड बॉल को ड्रॉप किया होगा. तो फिफ्थ बॉल के लिए t=1, फोर्थ बॉल के लिए t=2 एंड थर्ड बॉल के लिए t=3. तब बॉल का पोजीशन मालूम हो जाएगा. बॉल इज, ये हो गया पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल इज. इसको हम H1 सपोज कर लेते हैं. इसको थर्ड बॉल जो है पहले गिरा होगा, फोर्थ बॉल बाद में और फिफ्थ बॉल सबसे लास्ट में. तो अगर थर्ड बॉल का निकालना चाहेंगे तो पहले फिफ्थ बॉल से ही निकाल लेते हैं. तो उसके लिए पोजीशन हो गया H=ut + हाफ gt². ut, तो u तो हमेशा 0 है, तो केवल हाफ g इंटू, अब इस टाइम को t1 हम कर देते हैं. t1 पहले पाँचवां को हम देख रहे हैं और तो t1 कर देते हैं, ये H1 कर देते हैं. फिफ्थ बॉल के लिए हाइट को H1 हम मान ले रहे हैं. तो हाफ gt², u 0 है तो इसलिए इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन. अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाए तो H=ut + हाफ gt². तो u 0 है, चूँकि इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज 0, दैट इज 1/2, g इज 9.8 एंड t1 इज टाइम जो होगा बॉल के लिए, उस t1=1. फिफ्थ बॉल के लिए 1 सेकेंड पहले, दैट इज 2 × 4.9 = 9.8. That is 1/2 × 9.8 × t=1², that is 4.9 मीटर. ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बॉल का पोजीशन होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग
ये आंसर हो गया। फिफ्थ बॉल का पोजीशन मालूम हो गया, पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल, जो कि 1 सेकंड पहले गिराया होगा, क्योंकि छठा बॉल गिराया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा, तो 1 सेकंड पहले पाँचवां गिराया होगा। तो T1 = 1 यहाँ पर हमने पुट किया। फिफ्थ बॉल के लिए टाइम जो है यहाँ पर लिया गया T1 = 1 सेकंड पहले। चलिए, नाउ पोजीशन ऑफ द फोर्थ बॉल। फोर्थ बॉल जो है 2 सेकंड पहले, T1 = 2 लेना होगा। नाउ पोजीशन ऑफ द फोर्थ बॉल इज, और इसमें T1 जो है T2 समय मान लेते हैं टाइम, यहाँ 2 सेकंड हो गया, T = 2 सेकंड हो गया, यहाँ 2 सेकंड पहले गिराया गया होगा। फिफ्थ बॉल के 1 सेकंड पहले फोर्थ बॉल, तो जैसे टोटल टाइम जब 6 बॉल गिरा रहा है तो 1 सेकंड, फिफ्थ बॉल को गिराया होगा 1 सेकंड पहले, और फोर्थ बॉल को 1 सेकंड और पहले, दैट इज 1 + 1 2 सेकंड। तो पोजीशन ऑफ द बॉल इज H2 = U तो 0 हो गया, इनिशियल स्पीड हाफ GT2² और हाफ G इज 9.8 एंड T2 इज 2 मीन्स 4, एक 2 कैंसिल हो गया, एक पावर बचेगा, 9.8 × 2 दैट इज 19.6 मीटर। ये पोजीशन हो गया बॉल का फ्रॉम द टॉप, यहाँ भी लिखेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये पोजीशन बॉल का देख रहे हैं टॉप से। नाउ पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल। तो थर्ड बॉल 3 सेकंड के पहले, सिक्स्थ बॉल जब गिराया जा रहा है तो 1 सेकंड पहले फिफ्थ बॉल गिराया, फोर्थ बॉल को 2 सेकंड पहले गिराया होगा, उसके 1 सेकंड पहले, और फोर्थ बॉल को उसके 1 सेकंड पहले, माने कुल मिला करके जब 6 बॉल गिराया जा रहा है उसके 3 सेकंड के पहले, 3 सेकंड के पहले थर्ड बॉल को उस पर्सन ने ड्रॉप किया होगा। तो फाइनली पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल इज पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल, टाइम उसके लिए T = 3 ले लेंगे। पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल इज, तो इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, T = 3 सेकेंड, दैट इज T3 सपोज कर सकते हैं फोर्थ बॉल के लिए टाइम। तो हाइट जो है, डिस्टेंस उसका, पोजीशन H3 1/2, U इज 0, G T3² = 1/2, G 9.8 एंड T3 इज 3, 2 से कैंसिल हो गया, 9.8 4.9 दैट इज 4.9, 3² 9, 9 × 9 81, 8 रिमाइंडर 8, 9 × 4 36 और 8 36 और 8 42 44 36 44 44.1 मीटर from the top. This is the answer of the problem, that is position of the third ball from the top is H3 = 1/2 G T3², that is 1/2, G is 9.8 and T2 T3 टाइम इज T T रिप्लेस किए हैं, उसको T3 मान लिए हैं। फिफ्थ बॉल के पोजीशन के लिए T1 वहीं से स्टार्ट किए हैं फिफ्थ बॉल से पोजीशन, तो T3 1/2 × 9.8 × 3² और 9.8 2 से कैंसिल होकर 4.9 × 9 दैट इज 44.1, 9 × 9 दैट इज 81 8 और 9 × 4 36 प्लस 8 36 और 8 दैट इज 44.1 मीटर फ्रॉम द टॉप, जो थर्ड बॉल का पोजीशन होगा। और इसी के साथ, इसी प्रॉब्लम के साथ ये पार्ट 5 समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।